नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो देखो, अगर हमारे पास इस तरह से एक वेक्टर हो बच्चों, ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये वाई एक्सिस है। अगर हमारे पास एक वेक्टर है जिसका नाम हमने ए रख दिया है बच्चों, तो मान लो ये पॉइंट ओ हो और ये पॉइंट क्या हो, ए हो, और ये पॉइंट हम मान लिए बी हो बच्चों। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी को अगर हम देखें तो देखो ध्यान से, ये हमारा एंगल अगर थीटा है बच्चों, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो जाता है बेस, और ये हो जाता है हमारा बच्चों हाइपोटेनस। और ये हमारा वेक्टर ए यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है, ये वेक्टर ए है बच्चों। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, लेंथ ए है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एक हमारे पास वेक्टर है, इसको हमें दो पार्ट में रिजॉल्व करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके हेड से एक फूटा परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर देंगे और एक फूटा परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर देंगे। तो ये वाई एक्सिस पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहा होगा और ये एक्स एक्सिस पे भी उसी तरह से कट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली कंपोनेंट रिजोल्यूशन इन टू डायमेंशन का मतलब होता है एक वेक्टर के दो कंपोनेंट निकालो एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट निकालना होता है बच्चों, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, गिवन वेक्टर को दो पार्ट में रिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है। रिजॉल्व कैसे कर रहे हैं वही हमें सीखना है यहाँ पे, ठीक। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इस वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो अगर इन ट्रायंगल ओ ए बी हम लोग कॉस थीटा लिखे हैं, तो क्या लिखेंगे बच्चों, बेस अपान हाइपोटेनस। बच्चों बेस की वैल्यू अगर हम लोग मान ले ए एक्स, तो इसको हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे। इसको किसी किसी जगह पे ऐसे जनरली एक्स भी ले लिया जाता है। तो किसी ने पूछा भाई एक्स की वैल्यू बताओ, तो बच्चों एक्स के बारे में अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स या ए एक्स के बारे में अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। ये मान लो पहला इक्वेशन हो गया आपका। सिमिलरली अगर हम लोग साइन थीटा के बारे में बात करें, तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। यानी कि इसको अगर ए वाई मान लें तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों ए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं y बाई ए। तो बच्चों अगर y या ए वाई के बारे में कुछ पूछा जाए तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, a साइन थीटा, ठीक है। ये हमने मान लिया सेकेंड इक्वेशन, क्लियर है बच्चों, बात समझ में आया ये चीज़, ओके। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ए वेक्टर को जनरली एक्स और वाई कंपोनेंट में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई, सॉरी ए एक्स आई कैप एंड ए वाई जे कैप, क्लियर है बच्चों। तो इसी तरह से अगर ए वेक्टर को हम लिखना चाहें तो इसको एक और तरह से लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे, क्योंकि ए एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अगर हमने मान लिया, ए वाई इज इक्वल्स टू वाई मान लिया, तो इस तरह से लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं बच्चों, पोलर फॉर्म में इसे कैसे लिख सकते हैं, पोलर का मतलब एंगल फॉर्म में, ऐसे लिख सकते हैं ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे, क्लियर है बच्चों। हम इस वेक्टर ए को तीन तरीके से लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, या इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, या ए इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। तीनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए वेक्टर को, ओके। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो बच्चों जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिखने जाएंगे हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं ऐसे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर रूट, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो एक्स के टर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
या इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये सारी बातें इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए लिख सकते हैं। तो ये बच्चों हमारा मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए आया है। क्लियर है? अच्छा, किसी ने बोला ये थीटा अगर हमें फाइंड आउट करना है बच्चों, ये एंगल अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं भैया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे लिखते हैं भाई, ट्रायंगल ओ ए बी में अगर देखें तो टेन थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चों क्या है, ए वाई बाई ए एक्स, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई बाई एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये टेन थीटा की वैल्यू हो गई बच्चों। क्लियर है? टेन थीटा की वैल्यू। किसी ने पूछा अच्छा भाई थीटा बता दो यहाँ से, तो थीटा के बारे में हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, थीटा के बारे में भाई लिख सकते हैं टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स, या क्या लिख सकते हैं आर टेन इनवर्स वाई बाई एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई भी रिप्रेजेंटेशन हम चूज कर सकते हैं थीटा के लिए, ए एक्स या एक्स, ए वाई या वाई। ठीक है, बात समझ में आया? तो जो भी होगा एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट होगा रिप्रेजेंट करने का तरीका, या तो एक्स वाई में रिप्रेजेंट करें या तो ए एक्स और ए वाई में रिप्रेजेंट करें। क्लियर है बच्चों? ओके, तो इस तरह से किसी भी वेक्टर को दो पार्ट में रिजॉल्व किया जाता है। आइए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक वेक्टर हो, वेक्टर बोल दो या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यहाँ पे दिया गया है 10 न्यूटन, वेट है किसी ऑब्जेक्ट का जो एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इस तरह से मान लो कोई एक इंक्लाइन प्लेन है बच्चों, ऐसे मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है, ये इस तरह से इंक्लाइन है, अगर ऐसे ऐसे अगर ये इंक्लाइन है, ठीक है, ये इस तरह से इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, ये मान लो हॉरिजेंटल से कितना एंगल, ये इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे दिख रहा है आपको कैसे, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये हॉरिजेंटल से, ये मान लो हॉरिजेंटल से बच्चे कितना एंगल बना रहा हो, थीटा एंगल बना रहा हो। ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बना रहा है, दिख रहा है आपको, ये हॉरिजेंटल से थीटा एंगल अगर बना रहा हो। किसी ने बोला हमने यहाँ पे ऐसे ब्लॉक रख दिया, देखो ध्यान से, सॉरी, हमने एक ब्लॉक यहाँ पे रख दिया अगर ऐसे बच्चों, ये इसको हटा देते हैं, चलो इसी को रखते हैं। सपोज हमने एक ब्लॉक ऐसे रख दिया इंक्लाइन प्लेन पे बच्चों, देखो ये इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये हमने ब्लॉक रख दिया है। तो धरती इसको इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेगी। धरती इसको कैसे खींचेगी, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेगी। मान लो ये भी ऐसे इंक्लाइन है, ठीक है, ये धरती इसको ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रही है। ठीक है बच्चों, ऐसे खींच रही है धरती अपने तरफ। ठीक है, क्लियर है? इसी टाइप का सवाल दिया गया है, इसको हम करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल ये होता है। देखो ये ऐसे हमारा मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है, ये थीटा अगर हमने मान लिया, कितना दिया है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री इन्होंने दे दिया है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने एक ब्लॉक रख दिया है ऐसे, इसका मास m दे दिया है। ठीक है ना बच्चों? तो इसका वेट जो होगा, हमने अभी देखा, इसको धरती अपने तरफ खींचेगी, किधर की ओर, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, ये इसका वेट है। ठीक, इसको धरती ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रही है, mg से फोर्स लगाएगी धरती इस पे। ठीक है बच्चों, तो धरती बच्चों mg से फोर्स लगाएगी। तो मान लो ये हमने यहाँ पे एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो ये एंगल तो हमारा 90 डिग्री हो गया बच्चों। ये एंगल कितना हो जाएगा,
60 डिग्री। आपसे पूछा गया है कि इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपको बताना है। तो बच्चों ये है इंक्लाइन प्लेन का डायरेक्शन। ऐसे मान लो ये इंक्लाइन प्लेन यही है, भी हमने देखा है, ये इंक्लाइन प्लेन है बच्चों, ठीक है। तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन कंपोनेंट ड्रॉ करना है इस वेक्टर का, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा अलोंग द हो गया ये हमारा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हो गया, इसे पैरेलल कंपोनेंट बोलेंगे इस वेट का, ठीक है। और इसका एक कंपोनेंट बच्चों ये हो जाएगा जो कि इंक्लाइन प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारा कहलाएगा बच्चों। तो ये देखो अगर 60 डिग्री है तो इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये 30 डिग्री हो गया। तो ये इस वेक्टर, अगर ये हमारा W था, इसको ज़रा हम सही से बना देते हो, W और mg, अगर इस डायरेक्शन में W था, ये 10 न्यूटन के बराबर दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग दो पार्ट में ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ये एंगल हमारा 30 है, तो इसको अगर हम लोग मान लें y डायरेक्शन और इसको हमने मान लिया x डायरेक्शन, तो x इस W को यानी कि वेट को दो कंपोनेंट में अगर हम डिवाइड करें तो इस डायरेक्शन में हमारा कौन सा कंपोनेंट आएगा, W cos 30 डिग्री, और इस डायरेक्शन में अलोंग x एक्सिस क्या आएगा बच्चों, W sin 30 डिग्री। क्लियर है बच्चों। तो W की वैल्यू 10 है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है बच्चों, ठीक, समझ में आया ये चीज़। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 5√3 न्यूटन। ये आपका हो गया, इसको हम लोग सॉरी ए नहीं लिखना है, WY लिख सकते हैं, क्योंकि ये वेट का कंपोनेंट हो गया WY और ये हो गया WX, यानी कि ये है हमारा WX पैरेलल कंपोनेंट। इसका वैल्यू जो आया बच्चों कितना आएगा, 10 × 1/2। तो ये हो गया बच्चों कितना, 5 न्यूटन, ठीक है। ये WX की वैल्यू आ गई। तो हमें पता चल गया कि x और y कंपोनेंट कितना हो गया, यानी कि पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो गया, समझ में आ गया बच्चों। तो ये है मेथड हाउ टू फाइंड आउट कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं बच्चों। बोला गया है एक हॉरिजेंटली और वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स को रिजॉल्व करना है जिसका मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन, जो कि 45 एंगल बना रहा है हॉरिजेंटल से। मान लो बच्चों ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, तो इन्होंने जो फोर्स दिया है बच्चों, ये एंगल बोल दिया है 45 का है। इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स का वेक्टर अगर था, इसका मैग्नीट्यूड दिया है बच्चों 8 न्यूटन, ठीक है, समझ में आया है ये चीज़। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके वही पीछे वाला काम करेंगे। ये कंपोनेंट पूछ रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, और ये कंपोनेंट पूछ रहा है ना, ये ओरिजिन अगर हम मान ले तो ये हो जाएगा बच्चों Fy, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा Fx। तो Fx की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, F cos 45 डिग्री, एंड Fy अगर लिखना चाहें बच्चों तो हम लोग क्या लिखेंगे, F sin 45 डिग्री। क्लियर है बच्चों। तो Fx की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 8 × 1/√2, दैट विल बी इक्वल टू बच्चों कितना होता है, 4√2 न्यूटन। और ये कितना हो जाता है बच्चों, Fy क्या हो जाएगा, ये भी 4√2 न्यूटन आएगा, क्योंकि sin 45 की भी वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये भी 4√2 न्यूटन आ जाएगा बच्चों। क्लियर है। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास दिया गया है, अब हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, इसी को देखो। F वेक्टर बराबर हम क्या लिखेंगे, Fx i कैप प्लस Fy j कैप, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4√2 i प्लस 4√2 j वेक्टर। बच्चों
अगर इसका मैग्नीट्यूड हम वेक्टर का कैलकुलेट करने जाएंगे तो देखो 8 आ जाएगा यहाँ से भी। देखो 4√2 का स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर अगर हम लोग करने जाएंगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 32 प्लस 32, दैट मीन्स कि 8 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से किसी भी वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से लिखते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर। क्लियर है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बताना है। तो बच्चों अगर मान लो ये वेक्टर ए हो और हमने बोला कि मान लो इस तरह से लिखा हो ए एक्स वाई कैप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, या आपको इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है, इसको भी मान सकते हो। ए एक्स मानो या हमने क्या बताया था, ए एक्स मानो या एक्स मानो, बात एक ही है। ए जेड के कैप। तो इस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब तीनों कोऑर्डिनेट मौजूद हों, एक्स वाई जेड तीनों। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। आगे हम लोग बहुत सारे मेथड देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये है वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे बच्चों, देखो y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर रूट, या अगर एक्स वाई कंपोनेंट में हम लिख रहे हैं ए एक्स एक्स वाई ए एक्स और ए जेड, या ए वाई के कंपोनेंट में अगर हम लिख रहे हैं तो इस तरह से लिख देते हैं मैग्नीट्यूड। मेथड वही है बच्चों। ठीक है, तो अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो बच्चों तो क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बच्चों प्लस 1 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू √14। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड 14 यूनिट। जब कोई यूनिट ना दिया हो, मतलब जैसे मीटर, केजी या कुछ भी न्यूटन वगैरह, तो इस तरह से हम लिख देते हैं इसका मैग्नीट्यूड 14 यूनिट आएगा। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आया? तो आपको ये तरीका समझ में आया हाउ टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर। आगे बच्चों दिया गया है, अगर ये हमारे पास वेक्टर हो फाइंड यूनिट वेक्टर, तो बच्चों हमें पहले ही पता है यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए अगर यहाँ से कैलकुलेट कर लें मॉड ऑफ वेक्टर ए बच्चों, तो हमारा काम बन जाएगा। और मॉड ऑफ वेक्टर ए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट मीन्स कि ये 5 हो गया। तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, ए कैप की वैल्यू 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। क्लियर है, ये हमारा आ गया यूनिट वेक्टर। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है हमने, अगला एग्जाम्पल है बच्चों यहाँ पे कि एक वेक्टर है जो कि x 25 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, एंगल बना रहा है x एक्सिस से 210 डिग्री और क्लॉकवाइज मूव किया है। तो हमें इसको पहले तो सही से रिप्रेजेंट करने की आदत डालनी होगी। ये हमारा मान लो x एक्सिस है और ये x एक्सिस है बच्चों और ये y एक्सिस है। क्लियर है, तो ये बोला गया है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट अगर दे दिया कितना 25 मीटर दिया गया है इस डायरेक्शन में। देखो अगर ये पॉजिटिव x एक्सिस से हम लोग देखें तो क्लॉकवाइज में बोला गया है 210 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज में 210 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है। तो किसी ने पूछा भाई एंटी क्लॉकवाइज में ये यहाँ से x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो देखो 360 माइनस 210 कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 150। ठीक है, तो 150 आएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हम लोग कितना निकाल सकते हैं 90 + 60, यानी कि ये हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है, तो अब हम इसको रिजॉल्व करना सीखेंगे। तो बच्चों अगर इसको हम रिजॉल्व करें इस फोर्स को, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इसको हम मान लें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को जनरली हम लोग डी वेक्टर माने थे स्टार्टिंग में, तो ये हमारा dy आ जाएगा
और इस डायरेक्शन में हम मूव करें बच्चों तो ये आ जाएगा हमारा dx। लेकिन ये एक्चुअल में किस डायरेक्शन में है, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। देखो ये माइनस एक्स एक्सिस होता है। तो अगर यहाँ से हम dy लिखने की बात करें बच्चों तो क्या लिखेंगे, dy की वैल्यू आ जाएगी 25 cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू बच्चों होती कितनी है 1/2, तो ये हो जाएगा 25/2 मीटर। ये dy की वैल्यू आ गई बच्चों। सिमिलरली dx के बारे में अगर लिखें हम मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा, ये आ जाएगा बच्चों हमारा 25 साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 25√3/2 हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा dx कंपोनेंट। तो अगर हम वेक्टर d को अगर लिखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे बच्चों, 25√3/2 माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, प्लस 25/2 जे कैप, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन नहीं लग रहा है। ठीक है, ये साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो आई का एक्स कंपोनेंट इसका नेगेटिव में होगा और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा। तो ये रहा एग्जाम्पल बच्चों। ठीक है, ओके।